हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो और साथ साथ में रिवाइज तो आप पक्का ही कर रहे होंगे। मुझे पता है कि ये इतना लेंदी सेशन हो जाता है, उसकी वजह से आप रिवाइज वगैरह तो शायद ही कर पाते हो क्योंकि आपको स्टैटिक पोर्शन है वो भी करना पड़ता है। लेकिन देखो, थोड़ा सा तो आपको है ना ऐसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेशन है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अभी जो पिछला जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसके बाद में। तो आपको डेली जब तक नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा है ना आपको पेन लेना पड़ेगा इसका तो। और बाकी जैसे आप चाह रहे हो कि भाई पीडीएफ के थ्रू आप कर सको तो वैसे कर लेना। लेकिन मैं क्या है कि सेशन के अंदर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा है ना एक्स्ट्रा ऐड भी करता हूँ कि कौन सा आर्टिकल है, वो कहाँ से क्या क्या चीज़ें है ना एक्स्ट्रा पूछी जा सकती हैं और क्या हो सकता है, तो वो थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करता रहता हूँ। तो आप सेशन देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, मतलब उसका 100% आपको मिल पाएगा, वरना है कि 80-90% ही उतना आपको फुलफिल कर पाओगे चीज़ों को। और आज हम क्या है कि मुझे पता है कि 2-3 दिन हमारा डिले हो गया था। तो अभी जैसे आज तो इसके अंदर तो मुझे लिखना पड़ता है 20, 21, 22 ऐसे करके कि आपको ऐसे यूट्यूब पे लगे कि इसके अंदर हम कंटिन्यू चल रहे हैं इसके लिए। लेकिन क्या है कि इसके अंदर हम 19 और 20 के जो आर्टिकल हैं वो तो हम आज करने वाले हैं, और 21 और 22 है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 2 दिन के आर्टिकल हैं वही कर पाएंगे आज, क्योंकि अपना सेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वो आपकी सहूलियत के लिए है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को पता है कि जैसे मतलब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा या ज़्यादा सेशन हो जाएंगे तो वो आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए। और बाकी जैसे मतलब 18 तारीख के जो मैंने है ना एमसीक्यू दिए थे आपको, तो उसके अंदर आंसर बी और ए है। आप ध्यान रखना कि क्या है कि मैंने शायद 17 वाले आंसर हैं वो आपको वापस उसी 19 तारीख वाले में बता दिए थे। तो इसलिए उसमें देख लेना आप कि उसमें बी और ए आंसर है। और मैं क्या है कि जैसे शुरुआत के अंदर देखता हूँ, पहले ही देख लेता हूँ, मैं जैसे नोट्स वगैरह बना रहा हूँ तो पहले देख लेता हूँ आंसर क्या होगा। और बाद में मुझे है ना याद नहीं रहा कि भाई मैंने पिछले दिन वाले वो बता दिए थे। ठीक है, और जो आज वाला आंसर है, जो 18 जून के जो आंसर हैं 19 वाले में, उसमें सी और सी है आंसर। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। चलो आज सेशन शुरू करते हैं हम। ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग का और हिंदी लिटरेचर है आंसर राइटिंग, वो दोनों बैच हमारे साथ में ही चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाती है, और उसके साथ में आप खुद का जो इवेल्यूशन है वो साथ में कर सकते हो। और उसके बाद में जो आपको जो पीडीएफ आप बनाओगे, तो उसका जो मतलब आंसर राइटिंग की जो पीडीएफ बनती है वो आप जाके और ऐप के ऊपर टेलीग्राम आईडी के ऊपर आप जाके और चेक करवा सकते हो सर से। और वो जैसे ऑडियो फीडबैक के द्वारा आपको बता देंगे कि क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं, और उसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरीज रहती हैं तो उसका भी आंसर वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये श्याम सर हैं, इनके बारे में भी आप जानते ही हो। अभी 2-3 दिनों से आप डेमो क्लासेस वगैरह यदि देख रहे हो तो ये 895 है इनकी रैंक है, और 269 है हिंदी लिटरेचर के अंदर है, इनके नंबर आए हुए हैं। तो आप इनके साथ में भी ज्वाइन कर सकते हो, हिंदी लिटरेचर का कोर्स है और ऐप के ऊपर मिलेगा। और आपको यदि कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो ये 2 नंबर हैं, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें डिमांड कर रही है और मतलब कोर्सेज के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज पहला आर्टिकल है हमारा। देखो इसमें ओडिशा है ना, वहां पे क्या है कि कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना की आधारशिला है वो प्रधानमंत्री जी ने रखी है। तो इससे पहले भी एक आर्टिकल था, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे मतलब कोयला है तो उससे है ना गैसिफिकेशन है, तो कोल गैसिफिकेशन का एक आर्टिकल था तो वो मैं पहले करवा चुका हूं आपको। तो कोल गैसिफिकेशन के अंदर क्या है कि एक सिन गैस बनती है। कोयला क्या है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। ठीक है, तो कोयले को जैसे मतलब भाप के साथ में ऑक्सीजन के साथ में हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ना यदि रखा जाता है तो उससे क्या है कि एक क्रिया होती है और उससे सिन गैस बनाई जाती है। ये काफी कम पोल्यूशन करती है कोयले की तुलना के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि सिन गैस है तो वो किस किस चीजों से बनी होती है, पहली बात ये हमारे लिए जो प्रीलिम्स है इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे मतलब ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ये दो चीजें तो इंपॉर्टेंट होती हैं, मेन होती हैं, इसके अंदर मेन कंपोनेंट यही होते हैं। उसके अलावा मीथेन हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद में CO2, ये भी कुछ मात्रा में इसके अंदर पाई जा सकती हैं। तो ये सिन गैस का कंपोजिशन है। अब इससे क्या है कि एक तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है सिन गैस से, एक तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है या मिथेनॉल बन जाता है, यूरिया बनाने में काम आता है। ठीक है, इस तरीके से चीजें बनती है इससे, जो सिन गैस होती है इससे। ठीक है, अब अमोनियम नाइट्रेट है तो इसकी परियोजना की आधारशिला रखी है। तो अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, तो ये क्या है कि जैसे मतलब खदान वगैरह हो गई तो उसके अंदर ब्लास्ट करवाना हो गया, या फिर उर्वरक हो गए जो फर्टिलाइजर हैं तो उसके अंदर भी कृषि क्षेत्र के अंदर ये काम आता है। तो अमोनियम नाइट्रेट है वो इसके काम आता है, ये सिन गैस से ही बनता है। ठीक है, तो और क्या दे रखा है इस आर्टिकल में वो हम देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ये उड़ीसा के अंदर है, ये सब ये वाणिज्यिक स्तर पे है। ये तीन चीजें हैं, बेल, CIL और ये, इन तीनों का जो मिश्रण है, मतलब इन तीनों ने है ना इसके अंदर
सहयोग किया है, ठीक है। बेल आपको पता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, फिर CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, और ये कोयला गैसिफिकेशन केमिकल लिमिटेड है। ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद में सिंथेटिक गैस है, सिन गैस है, तो वो क्या है कि मेथेनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस ये बनाने के अंदर काम आती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर उसके बाद ये क्षमता कितनी है, ये हमारे काम की नहीं है कि 2000 टन इतना बनाया जाएगा, कोई काम का नहीं है। उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि भाई ऊर्जा सुरक्षा के अंदर काम आएगा, फिर आयात पे निर्भरता है तो वो कम हो जाएगी, फॉरेक्स एक्सचेंज है तो वो भी हमारा सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से काम आएंगे इसके, और सरकार भी इसके अंदर सहयोग कर रही है, ठीक है। अब हम जैसे मतलब कोयला के बारे में है ना थोड़ा सा और देखना चाहो तो जैसे मतलब भारत है तो वो सेकंड हाईएस्ट उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है ना, भारत सेकंड पे है, और भंडारण है उसमें 5वें स्थान पे है भारत, ठीक है। तो ये कोल गैसिफिकेशन से संबंधित आर्टिकल था, वो हो गया है। अब क्या है कि भारतीय नौसेना ने कोलकाता के अंदर 3 है ना नौसैन्य युद्धपोत हैं, उनको कमीशन करने के लिए तैयार किया है। तो अब क्या है, कोलकाता के अंदर आपको पता है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स हैं, तो वो काम करती है, तो उन्होंने ये 3 स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत है ना उनको बनाया है, ठीक है। तो एक तो नीलगिरी क्लास का है, एक और भी है, ये दो चीजें और हैं इसके अलावा, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है दूनागिरी, ठीक है। दूनागिरी क्या है कि जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट था 17A, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि नीलगिरी क्लास थी ना, नीलगिरी क्लास की श्रेणी की 7 युद्धपोत है ना हमें बनानी थी। जैसे मतलब ये क्या है कि स्टील्थ फ्रिगेट टाइप में होती थी, स्टील्थ फ्रिगेट थी ये, कि मतलब स्टील्थ का मतलब आप समझते हो कि रडार के अंदर नहीं आए, वो उस तरीके से फ्रिगेट होती थी। इसके ऊपर मिसाइल है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी थी, मध्यम दूरी की जो सतह से हवा के अंदर मारने वाली मिसाइल है ये भी हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जो समुद्री युद्ध है और समुद्री प्रभुत्व है तो उसको मजबूत करना है। तो नीलगिरी हो गया, फिर उसके बाद में जैसे उदयगिरी है, हिमगिरी है, विंध्यगिरी है, इस तरीके से ये 7 ना टोटली बनेंगी। उसके अंदर ये 5वीं है ना, ये है दूनागिरी। दूनागिरी कहां पे आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड के अंदर ना एक ये चोटी है, तो चोटियों के नाम पे है ना इनको रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत दूनागिरी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता के अंदर इसका ना कमीशन हुआ है, मतलब इसका निर्माण है वो कोलकाता के अंदर हुआ है, कमीशन नहीं, निर्माण, ठीक है। फिर उसके बाद में एक संशोधक है, INS संशोधक है, ये चौथा सर्वेक्षण जहाज है, जो बड़ा जहाज होता है सर्वेक्षण के लिए, जो समुद्र के अंदर जाके और सर्वे वगैरह करता है, हाइड्रोलॉजिकल एक ना मैपिंग वगैरह इस तरीके से तैयार करता है कि मतलब हम भूमि के ऊपर करते हैं उसी तरीके से समुद्र की भूमि है, तो उसके अंदर उतार चढ़ाव है वो किस तरीके से जिगजैग है, यहाँ पे वहां पे कौन कौन सी है, मतलब हमारे जो खनिज वगैरह है वो कौन से पाए जा रहे हैं, वो सब है ना इसके तहत होता है संशोधक, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है तटीय और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक समुद्री विज्ञान संबंधी डेटा एकत्रित करके और जलमग्न वाहनों और सर्वेक्षण प्रणालियों से लैस है ये, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा है अग्रय, INS अग्रय। ये क्या है कि अर्नाल्ड श्रेणी है इसका है, और ये क्या है कि चौथा मतलब पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है ये, कि मतलब जो पनडुब्बियां हैं तो उनको है ना पहचानने का काम करता है ये, और ये मतलब जैसे शैलो वाटर होता है, मतलब एक छिछला पानी होता है ना, उसके अंदर ये काम करता है, ठीक है। तो ये शैलो वाटर क्राफ्ट है। और ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी है कि जैसे मतलब ये स्पीड से चलता है, मतलब जेट आधारित है ना, इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है तो वो है इसके अंदर, तो उससे क्या है कि तेज चलेगा। तो पनडुब्बियों को पता लगाना, निगरानी मुकाबला करने में सक्षम है, यही हो गया। और इसमें क्या है कि ये टोरपीडो भी होता है, लॉकेट लॉन्चर, सोनार प्रणाली, ये सब चीजें ना इसके अंदर शामिल होती हैं। तो उससे क्या है कि ये पता लगा लेगा कि पनडुब्बी वगैरह है तो वो कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद में ये जो तीनों है मिशन, तो ये क्या है कि 75% है ना अत्यधिक स्वदेशी सामग्री है, इससे बनी हुई है। तो यदि आत्मनिर्भर भारत से संबंधित मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो इन तीनों चीजों का आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कोलकाता वाली है, कोलकाता रिच शिप बिल्डर है, तो उसका है ये। फिर अगला आर्टिकल हम चलते हैं। अभी क्या है कि जैसे हिमालय क्षेत्र के अंदर है ना भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क, भारत क्लाइमेट अवलोकन का मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि दीर्घकालिक निगरानी के लिए एक तो मतलब एरीज है, एरीज संस्था है आपको पता है, और एक है IITM, IITM ये पुणे के अंदर है, ठीक है। और एरीज है ये कहां पे है, नैनीताल के अंदर है। तो ये दोनों संस्थाएं इन्होंने मिलके एक BCON ये नेटवर्क है,
और इसके तहत क्या है कि जो जलवायु का पूर्वानुमान है तो उसको ज्यादा अच्छे से करने के लिए इन्होंने क्या है कि 50 सालों का है ना एक एमओयू किया है कि हम दोनों साथ में आके और जो जलवायु मौसम विज्ञान के जो भविष्यवाणियां होती हैं उसको सटीक तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो उससे संबंधित इन्होंने एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये लिखा है इसमें BCO1। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहली बात तो है ये कहां पे स्थापित की जा रही है, ये देवस्थल नैनीताल है, उस जगह स्थापित की जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और BCO1 क्या होता है कि BCO1 में क्या होता है कि पहली बात तो ये इसका है ना नोडल मंत्रालय पृथ्वी मंत्रालय होता है। देखो पहली बात तो है कि IITM है ना वो तो पृथ्वी मंत्रालय के अंदर आता है, जो मतलब मेट्रोलॉजी वाला पुणे के अंदर है वो तो पृथ्वी मंत्रालय के अंदर आएगा। और दूसरा है एरीज है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक है, इसके अंदर आएगा। और ये जो पहल है जो मिलके जो पहल कर रहे हैं ये पूरी पहल है ये पृथ्वी मंत्रालय के अंदर आएगी। ठीक है, तो नोडल मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसका हो गया। उसके बाद में IITM है तो इसके द्वारा परिकल्पित किया गया, ये सब हो गया। और मिशन मौसम है, इस पहल के तहत है ना इसका राष्ट्रीय अवलोकन किया जाएगा। मिशन मौसम आपको पता है कि मौसम का पूर्वानुमान वगैरह करना है। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही काम नहीं है इसका, इसके अंदर एक चीज और होती है जैसे कृत्रिम वर्षा वगैरह करवाना, और ये सब काम है ना ये भी मिशन मौसम के तहत ही किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि जलवायु मापदंड है, ग्रीन हाउस गैस है, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान है, मृदा की नमी है, इन सब का है ना जो दीर्घकालिक और उच्च सटीकता वाली है ना निगरानी करना, ओवरऑल निगरानी वगैरह करना इसका काम है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के रुझान वगैरह ये काम का नहीं है। तो देवस्थल है ये मैंने आपको बता दिया। तो वहां पे क्या है कि जो जलवायु प्रक्रियाएं हैं, प्रदूषक हैं, तो वहां पे मतलब थोड़ी हाइट के ऊपर है तो है ना वहां पे एक अच्छा क्लाइमेट मिलता है और अच्छे से है ना वहां पे जो चेंज होने वाली जो मौसमी प्रवृत्तियां चेंज होती हैं तो उनका पता लगाया जा सकता है आराम से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में इसमें एक ESM और है। ये क्या है कि अर्थ सिस्टम मॉडल होता है, पृथ्वी प्रणाली मॉडल होता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब एक सुपर कंप्यूटर का ये मॉडल हो गया और उसके अंदर क्या है कि 50 से लेके 100 साल तक है ना हमारा जो मौसम है तो उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है कि 50 से 100 साल बाद में हमारी जो एनवायरनमेंट है पृथ्वी है तो उसका एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा, तो उसकी प्रणाली है ना विकसित की जाती है। तो ये समय इसके लिए महत्वपूर्ण है ना सत्यापन प्रदान करेगा ये कि मतलब 50 से 100 साल बाद में हमारा है ना किस तरीके से क्लाइमेट होगा वो सब है ना ये प्रदान करेगा। तो ये कीवर्ड था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब अगले अगले आर्टिकल पर चलते हैं अपन। देखो भारत क्या है कि FATF है, FATF के बारे में आप जानते हो। ठीक है, ये 1989 है, उसके अंदर एक G7 का समिट हुआ था, G7 का समिट हुआ था। तो उसके अंदर है ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो उसका गठन किया गया था। और इसमें क्या है कि जैसे मतलब इसका उपाध्यक्ष है ये भारत बनाया अभी, तो अध्यक्ष तो कोई और है लेकिन उपाध्यक्ष है तो उसका है ना पदवी भारत को मिली है। और उसके कई कई कारण है कि मतलब भारत है तो उन्होंने है ना जैसे मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो उसके लिए ना कौन कौन से मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है, इन सब के लिए बहुत सारा सहयोगात्मक तरीका अपनाया है और है ना सारी चीजें हैं तो भारत है तो वो अच्छे से मैनेज कर रहा है चीजों को। तो इसलिए क्या है कि इसको उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत को। और इसके अंदर क्या है कि जैसे FATF है तो पहले तो क्या है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ही की जा रही थी। और जैसे ही मतलब 9/11 घटना हुई थी, 9/11 घटना के बाद में क्या हुआ कि इसको है ना मनी लॉन्ड्रिंग के बाद में टेरर फंडिंग है तो वो भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो इसके जो विवेक अग्रवाल है इनको FATF के उपाध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया। ये छोटी एग्जाम के अंदर काम आ सकता है आपके। ठीक है, एक्स्ट्रा होता है तो मैं साथ में बता देता हूं आपको। तो जैसे विवेक अग्रवाल हैं इनके बारे में है। फिर उसके बाद जैसे एक इसमें क्या है कि म्यूचुअल इवेल्यूशन में शानदार प्रदर्शन करना। तो इसमें म्यूचुअल इवेल्यूशन क्या होता है, म्यूचुअल इवेल्यूशन क्या होता है कि जैसे मतलब FATF के जो लोग हैं तो वो ना ऑडिट प्रक्रिया है उनकी कि वो आके किसी देश के अंदर चेक करते हैं कि वहाँ पे टेरर फंडिंग है या फिर है ना जैसे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग है तो ये सब है ना किस हद तक हो रही है, किस लेवल तक है ना ये सब हो रही है तो उसको मापा जाता है। तो ये म्यूचुअल इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें भारत ने क्या है कि शानदार है ना प्रदर्शन किया है। और डिजिटल पेमेंट है और वर्चुअल एसेट है, जैसे उभरते जोखिम है मतलब डिजिटल पेमेंट जैसे मतलब क्रिप्टो करेंसी वगैरह इसमें ना फ्रॉड वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, इन सब के अंदर भारत ने है ना बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो उसमें उभरते जोखिम है तो उनको है ना कम किया है भारत ने, मतलब वर्चुअल एसेट के अंदर होता है ये जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। और डिजिटल पेमेंट तो ये सब दोनों चीजें मिला के ही हो गया। तो इसमें क्या है कि FATF के बारे में और देख लेते हैं कि पेरिस के अंदर है ये। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट संस्था है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग के लिए काम करती है। उसके बाद में मानक क्या है इसके कि मतलब उपाध्यक्ष का कार्य है ना संगठन के लक्ष्यों को पूरा करना। मतलब इसके अंदर अध्यक्ष है तो वो 2 साल तक होता है और अध्यक्ष के साथ में है ना उपाध्यक्ष को मतलब ऐसे मर्ज कर दिया जाता है कि उसके है ना सहयोग करने के लिए 2 साल तक काम करता है। तो अध्यक्ष की सहायता करने के लिए ना इस संगठन के कामकाज को आगे बढ़ाने का काम है ये उपाध्यक्ष का होता है।
ठीक है, ये पीआईबी न्यूज के अंदर दे रखा था, वो वैसा का वैसा ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, वो शुरुआत के अंदर वो चीज थी, वो एक्स्ट्रा थी। तो ये FATF वाला हो गया, ये पेपर 3 के अंदर आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, जीएस पेपर 3 के अंदर लिख सकते हो उसको। अब ये आर्टिकल है, ये सहकारिता मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, तो उन्होंने क्या है कि एक फिंगरप्रिंट सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया है। फिंगरप्रिंट आपको पता है कि जैसे मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, CGS कहते हैं, CJS क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो इसको एक सुचारू तरीके से बनाने के लिए क्या है, जैसे फिंगरप्रिंटिंग हो गया या फिर अलग अलग है ना जो मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको पता है एक CCTNS चल रहा है, तो ठीक है, तो ये सब चीजें है ना जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह जितने भी फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो उन सबको एक साथ में लाने के लिए ये क्या है कि अभी फिंगरप्रिंटिंग सम्मेलन है, कि मान लो कोई मतलब अपराधी है, तो उसका ना यदि फिंगरप्रिंट वगैरह एक साथ में एक डेटाबेस बना लिया जाए, तो उससे पता चल सकता है कि है ना ये क्रिमिनल है, तो इसका फेस इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो वो सारा जो डेटाबेस है वो तैयार किया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या है कि इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर ये 4 ऐप हैं, 4 ऐप्स को लॉन्च किया गया है, उनके बारे में आज हम ये देखने वाले हैं अभी। ठीक है, देखो पहली बात है, ये 4 तकनीकी पहल है, ऐप्स हैं, इसके बारे में है। पहला है NCRB अभियान। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि रोड के ऊपर है ना एक पुलिस वाला खड़ा है, और वहां पे है ना कोई अपराधी उसको लगता है कि ये संदिग्ध है, तो उसको है ना वहां पे रोकेगा, और एक मोबाइल ऐप है ये अभिज्ञान करके, तो वहां पे ना उसकी फिंगरप्रिंट है ना वो लेगा, और उससे पता चल जाएगा उसको उसी टाइम पे कि भाई ये अपराधी है या नहीं है, उसका जो डेटाबेस है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो मोबाइल ऐप है। और फिंगरप्रिंटिंग स्कैनर की मदद से ना मौके पे जो पुलिस वाला है, तो वो है ना संदिग्ध की पहचान कर सकता है कि इसने पहले भी कौन कौन से अपराध कर रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में CRPI सेंट्रलाइज्ड फिंगरप्रिंटिंग बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो ये भी क्या है कि जो आइरिस है, फेस है, DNA मैचिंग है, इन सबको ना एक साथ में कर दिया गया है। और अब क्या है कि जैसे CCTV वगैरह के अंदर ना यदि कोई अपराधी दिखता है, तो उसको मैच किया जा सकता है कि भैया ना कहाँ कहाँ पे है ना ये अपराधी है, तो वो क्या मतलब इसने कौन कौन से है ना अपराध किए हैं, तो उसकी पहचान की जा सकती है, और कहाँ कहाँ ये गया है उस आधार पे। उसके बाद में फोरेंसिक 2.0 है, ये जैसे मतलब फोरेंसिक लैब होती है ना, और दूसरी एक जांच एजेंसी मतलब NIA वगैरह जो भी है, CBI वगैरह, तो ये फोरेंसिक लैब है, तो वहां से उनके पास में डेटा है, जो एजेंसीज है उनके पास में आने में देरी हो जाती है, तो इनको एक इंटीग्रेट तरीके से कर दिया गया है कि जैसे ही जांच हो जाएगी उनको है ना वहां पे सूचना मिल जाती है। ठीक है, तो फोरेंसिक 2.0 हो गया। फिर प्रोसिक्यूशन 2.0 है। प्रोसिक्यूशन का मतलब आपको पता है कि मतलब उसको सजा वगैरह दिलाने के अंदर देरी हो जाती है, तो उसके उसके लिए क्या है कि अभी इन्होंने टारगेट रखा है कि 3 साल देना, 3 साल से ज्यादा है ना हम इसके अंदर प्रोसेस के अंदर पूरी प्रोसेस जैसे मतलब FIR होने से और प्रोसिक्यूशन तक इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे पुलिस हो गया, उसका बाद में अभियोजन हो गया, न्यायपालिका हो गई। मतलब अभियोजन मतलब ऐसे मान लो कि उसको प्रोसिक्यूशन के लिए जो टाइम लगता है, जैसे मतलब वकील वगैरह और वो सब काम हो गए, और न्यायपालिका है, इन सबके बीच में ना डिजिटल समन्वय स्थापित करने के लिए ये कि जैसे उसको अपराधी को समयबद्ध है ना सजा दी जा सके उसके लिए है। उसके बाद में एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये चारों ऐप है ना, ये पुलिसिंग, फोरेंसिक, अभियोजन, ये सब है, इन चारों को मिला के ना एक ही ढांचे में पिरोता है और डाटा को न्याय में बदलने का काम करता है। मैंने शुरुआत में आपको बताया। और आप देखना कि जैसे मेंस के अंदर ना पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो आप है ना जैसे मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में या फिर ना ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पेपर 3 के अंदर, तो ये देखो पेपर 2 और पेपर 3 तीनों के अंदर आ सकता है, ये इंटरनल सिक्योरिटी वाला और ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो इन दोनों के अंदर आप ना इसको लिख सकते हो, ये चारों ऐप हैं। और ICJS है, ये सीधा क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, तो भी आप लिख सकते हो। फिर जवाबदेही और सुरक्षा, जैसे गृह मंत्री ने डेटाबेस सुरक्षित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट वगैरह ये सब है ना उनकी व्यवस्था पे बल दिया है। ठीक है, और दुरुपयोग पे दंड वगैरह भी देने की बात की है। अब क्या है कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन है ना, उन्होंने कहा कि है ना जो पुलिस वाले हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण के लिए एक सप्ताह में एक ना एक दिन है ना उनको प्रशिक्षण देना चाहिए इन चीजों का। फिर 3 साल का लक्ष्य, ये मैंने आपको बता दिया कि 3 साल के भीतर है ना सारा काम हो जाना चाहिए। फिर डेटा को इंटेलिजेंस से बदलना, कि डेटा तो आपके पास बहुत है, लेकिन क्या है कि जो AI के जो मॉड्यूल वगैरह हैं, तो उनसे क्या है कि सारा डेटा है, तो उसको है ना संदिग्ध की पहले ही पहचान हो जाए कि भैया ना ये पहचान है, तो ये संदिग्ध है, तो ये ना ऐसा ऐसा काम कर सकता है, तो उससे ठीक है। तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस की मतलब उसके ऊपर आप एक्शन कर सको पहले ही। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, इसी को कहते हैं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, कि आप प्रेडिक्ट कर लेते हो पहले ही। ठीक है, कि ये चीजें होने वाली हैं, जैसे मतलब आप इकोनॉमी में पढ़ते हो प्रेडिक्टिव प्राइसिंग, कि मतलब आपको पता होता है कि पहले से है ना इनकी प्राइस है तो ये रहने वाली है, ये सब, तो ये प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग हो गई। फिर वैज्ञानिक साक्ष्य, कि मतलब वैज्ञानिक है तो उनका साक्ष्य आधारित है ना, ये बता दिया जाएगा मॉडल से बदल के ये ही है सेम।
फिर महत्वपूर्ण डेटा और अवसंरचना हो गई, जैसे 100% थाने है ना, उसके अंदर सीसीटीएनएस है, उससे जोड़ दिया गया है। देश के जितने भी थाने हैं तो उनको एक साथ में ना इंटीग्रेट कर दिया गया। ऐसे मानो आप कि भाई एक अपराधी है तो है ना, राजस्थान से लेके और महाराष्ट्र तक जा रहा है, तो उसके है ना जो डेटा है तो वो इंटीग्रेट रहेगा और उसका पता लगता रहेगा। ठीक है, तो सारे थाने इसके तहत है ना इंटीग्रेट हो चुके हैं। एक ये है NAFIS, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन। तो इससे क्या हो गया कि अपराधी है तो उसकी पहचान है ना, मतलब ऑटोमेटिक तरीके से ना फिंगरप्रिंटिंग के लेके और उसकी पहचान हो सकेगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने इसके अंदर बता रखी हैं। ये जो कीवर्ड है ये आप है ना नोट कर सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो। कभी भी है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में आता है तो लिख सकते हो। प्री के अंदर वो 4 ऐप है, उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। अब ये अगला आर्टिकल है, ये NHAI है। यहां पे क्या है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MLFF। ठीक है, इससे संबंधित है। ये एक तरीके का फास्ट टैग ही है। और फास्ट टैग के अंदर तो क्या होता है कि आपको पता है कि एक बैरिकेड वगैरह लगा रहता है, रुकना पड़ता है हमें। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे स्पीड ज्यादा भी होगी तो भी है ना ये अपने आप ही है ना टोल वगैरह जैसे काट लेगा। इसके अंदर कैमरा वगैरह लगे होते हैं और ये ऑटोमेटिक जैसे मतलब टोल वगैरह काट लेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि किसी के पास में फास्ट टैग के अंदर बैलेंस ही नहीं है, तो बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, तो उसको सूचना दी जाएगी कि वो 72 घंटे के अंदर, 72 आवर के अंदर उसको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास में नोटिस चला जाएगा, फिर उसके वो रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि वो रिचार्ज नहीं भी करवाता है तो उसका जो मतलब फास्टैग आईडी है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर एक वाहन पोर्टल होता है तो उसके ऊपर भी है ना, यदि उसके और भी वो बाद में भी नहीं करता है तो उसके वाहन पोर्टल पे जितने भी उसके डेटा वगैरह हैं उस पे है ना सबको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है। मान लो कोई ऐसे है कि भाई फर्जी है ना, अपनी नेम प्लेट है तो वो भी लगा के जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी करामाती लोग होते हैं। तो वो उनके लिए क्या है कि जैसे मतलब गाड़ी का है ना जो इंजन नंबर, चेसिस नंबर, इस तरीके से एक है ना सेंसर वगैरह लगे रहते हैं। तो उससे क्या है कि गाड़ी का एक मॉडल पता लगा लिया जाता है, उसके बाद में वो पता लगा के और वहां तक पहुंच जाएंगे वो कैसे भी करके। ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी तो आ ही चुकी है। तो ये मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है और ये अभी राजस्थान के अंदर शुरू हुआ है। दिल्ली से जयपुर वाला जो सेक्शन है NH48 पे, वहां पे इसको शुरू किया गया है। हालांकि इसको पहले भी शुरू किया जा चुका है, शायद गुजरात के अंदर था एक बार पहले भी मैंने देखा था, लेकिन इसको कवर नहीं कर पाया था मैं पहले। तो अब क्या है, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान ANPR तकनीक को फास्टैग के आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के, तो ये आपको याद रखना है, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान ANRI, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है ये। ठीक है, और इसको फास्टैग के साथ में इन्होंने जोड़ दिया है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर मुख्य लाभ क्या है, मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। परिणाम क्या है वो भी आपको पता है, ईंधन वगैरह नहीं जलेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, टाइम की बचत होगी, वो सभी है। फिर अनिवार्यता क्या है कि पर्याप्त राशि आपको है ना फास्टैग के अंदर अकाउंट है तो उसके अंदर रखनी पड़ेगी। और 72 घंटे का रूल है, ये आपको पता है। ई नोटिस दे दिया जाएगा और फिर 72 घंटे हैं तो इसके अंदर आपको है ना वो भुगतान करना पड़ेगा, आपको फास्टैग के अंदर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और यदि नहीं कर रहे हो तो 72 घंटे के बाद में आपको 2 गुना है ना शुल्क वसूला जाएगा। यदि 72 घंटे तक नहीं कर रहे हो तो है ना आपको 2 गुना है ना शुल्क वसूलेंगे। फिर उसके बाद में भी नहीं करते हो तो ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा आपको। फिर वाहन प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर है ना अन्य भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। देखो ये आर्टिकल है, ये एक्सरे फ्लैश है, इससे संबंधित है। तो एक्सरे फ्लैश है तो ये क्या होता है कि जैसे वैज्ञानिक है तो काफी सालों से परेशान थे, लगभग 10 से ज्यादा साल हो गए, तो इससे ये परेशान थे कि है ना अंतरिक्ष है तो इसके अंदर इतना ज्यादा अंधेरा है। तो उस टाइम पे है ना अचानक है ना एक लाइट, जोरदार आकाश के अंदर लाइट आती है, तो वो किस कारण से आ रही है, कि मतलब ये सारा टॉर्च है ये कौन जला रहा है। तो ये इसके लिए वो थोड़ा सा परेशान थे। तो अब क्या है कि जैसे अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने एक आइंस्टीन प्रोब मिशन था, जो मतलब चाइना था इसके अंदर, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये दोनों इसके अंदर शामिल थे। तो उन्होंने एक मतलब फोटो वगैरह ली, उसका अध्ययन है ना जो भारतीय वैज्ञानिक है तो उन्होंने किया। तो उन्होंने कुछ है ना निष्कर्ष निकाले कि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मतलब तारा है, तो तारा है तो ये मतलब या तो खत्म होता है या फिर 2 तारे हैं तो वो मिलते हैं जिस टाइम पे। ठीक है, तो ये मिलेंगे उस टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि एक अचानक सी है ना लाइट आती है और उसको कहते हैं गामा गामा रे ब्रस्ट। ठीक है, तो ये गामा रे ब्रस्ट होती है। तो इसकी वजह से है ना ये मतलब जो घटना है तो ये होती है। और ये क्या है कि जैसे मतलब अपन सीधे आंखों से देख नहीं सकते इस चीज को। जैसे मान लो कि आपकी तरफ यदि किसी ने बंदूक चलाई है, गोली चलाई है,
तो वो तो आपको दिखेगी कि भाई यहाँ पे आग है, तो आग है ना, आती हुई गोली भी दिख सकती है, दिखेगी नहीं हालांकि, पर ऐसे मतलब आवाज आएगी, आग निकलती हुई दिखेगी, ये सब तो दिखेगा। लेकिन मान लो आप साइड साइड के अंदर खड़े हो और आपकी तरफ नहीं आ रही है वो घटना, वो आपकी तरफ नहीं हो रही है, बंदूक का जो नोक है वो आपकी तरफ नहीं है, तो क्या होगा कि आपको है ना सिर्फ अंदाजा लगेगा कि भाई यहाँ पे है ना थोड़ा धुआं निकलता हुआ इस तरीके से आपको दिखा कि यहाँ पे गोली वगैरह हुई है। या फिर मान लो कि एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे की साइड में आपको ऐसे है कि आग दिख रही है, लेकिन आग मतलब आग लगी हुई है लेकिन आपको आग नहीं दिख रही, आपको सिर्फ धुआं दिख रहा है। तो इस तरीके से गामा रे बर्स्ट है, ये सीधा दिखता नहीं है, इसकी बजाय हमें क्या है कि मतलब हमें ये आग नहीं दिखती है, इसकी बजाय ये धुआं दिखता है। तो उसी धुएं को है ना इन्होंने एक्सरे फ्लैश कह दिया है। ठीक है, और ये मतलब इसके अंदर है ना साइंस एंड टेक का, ये आपको पता ही है कि जीएस पेपर 3 के अंदर आ सकता है। और ये चीजें है इसके अंदर, और देख लेते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो पहली बात है कि ये नाम है ईपी नामक एक रहस्यमयी अल्काइक एक्सरे विस्फोट हुआ था। ठीक है, इसको किसने कैप्चर किया? आइंस्टीन प्रोब मिशन है इसके द्वारा, ये चाइना और ईएसए का है। और ये मतलब ये नामक रहस्यमय, ये हमारे काम का नहीं है वैसे, याद नहीं रखना, इसको पता होना चाहिए बस ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद में ये घटना क्या है कि गामा किरण विस्फोट जैसी थी, ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गामा किरण विस्फोट है, ऐसी घटना हुई थी। और उसमें क्या है कि जैसे विशाल तारे का पतन हो गया या तो, या फिर न्यूट्रॉन तारों का विलय, न्यूट्रॉन तारों का विलय। जैसे मतलब ये तारे हैं तो ये क्या है कि मतलब सूर्य से ज्यादा है ना, वो तो उनका जैसे मतलब द्रव्यमान वगैरह तो बहुत ज्यादा होता है, वजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या है कि इनका जो आकार है वो काफी छोटा होता है। ये होता है न्यूट्रॉन तारे, मतलब छोटे छोटे, लेकिन इनका वजन ज्यादा होता है, तो उनका विलय हो गया है, तो विलय होने से भी है ना ये घटना होती है। ठीक है, तो ऑर्फन आफ्टर ग्लो, अब देखो ये चीज क्या है, ऑर्फन आफ्टर ग्लो, ये मैंने आपको समझाया था शुरुआत के अंदर। जैसे मतलब अभी जैसे इसके अंदर बताया था कि पीछे की तरफ तो आग लगी हुई है पहाड़ के, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ धुआं ही दिख रहा है। तो ये होता है ऑर्फन आफ्टर ग्लो, मतलब बिना माँ बाप का ग्लो हो रहा है ये। ठीक है, तो इसे ऑर्फन आफ्टर ग्लो भी कहा जाता है, क्योंकि ये गामा किरणों के सीधे तौर पर नहीं देखा गया कि गामा किरणें हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन क्या होता है कि गामा किरणों के विस्फोट से ना जो एक्सरे किरणें होती हैं वो दिखती हैं हमें। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ है। अब अध्ययन के लिए कौन कौन से टेलीस्कोप लिए गए हैं? जैसे हिमालय चंद्र टेलीस्कोप है, ये कहाँ है? लद्दाख के अंदर है। ठीक है, ग्रोथ इंडियन टेलीस्कोप है, ये कहाँ पे है? आईआईए और आईआईटी बॉम्बे है, तो इनके द्वारा संचालित किया जाता है ये। और उन्नत विशाल मीटरवेव रेडियो दूरबीन, वैसे ये काम के नहीं है हमारे। ठीक है, ये आपको या आप देख लेना कि लद्दाख के अंदर है, बस इतना काफी है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि विस्फोट से एक शक्तिशाली जेट उत्पन्न हुआ और जिसकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक थी। ठीक है, बस यही है। तो ये लगभग कीवर्ड मैंने आपको सारे बता दिए, क्या क्या हुआ है वो बता दिया। अब अगला है, ये प्रोजेक्ट सुपर 50 है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये ज्यादा हमारे काम का नहीं है वैसे तो, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये एससी है, तो उनके लिए, ऐसी कम्युनिटी वाले हैं तो उनके लिए जो आईएएस की तैयारी कराने के लिए ये प्रोजेक्ट सुपर 50 है, इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इनके विजन के अनुसार है। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये थीम वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, एक बार देखना चाहो देख लेना, बस इतना मैंने बता दिया, थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षित हो, संगठित हो, आंदोलन करो, ये इनका थीम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कि मतलब आप शिक्षित भी हो, संगठित हो और आंदोलन करो आप। ठीक है, तो ये जैसे मतलब बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, तो उसके जो मतलब 1924 के अंदर बनी थी क्या, तो उस टाइम पे है ना इन्होंने इसका ये आंदोलन, ये वाला है ना, ये कथन बोला था। ठीक है, उसके बाद में ये सिकल सेल दिवस है, उस कार्यक्रम क्रम के अंदर जैसे मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं तो वो वहां पे शामिल हुई थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिकल सेल है, ये सिकल सेल है, तो ये क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो हमारी हमारी जैसे आरबीसी होती है, आरबीसी है, तो ये एक तरीके से गोलाकार तरीके से होती है ये। ठीक है, लेकिन यही है ना एक हंसिए की तरह इस तरीके से बन जाए यदि, ठीक है, तो ये क्या है कि ब्लड के अंदर है ना अच्छे से फ्लो नहीं हो सकेंगी, ऑक्सीजन का प्रवाह है तो वो रुक जाएगा। ये आरबीसी है तो वो इस तरीके की हो जाती है इसके अंदर सिकल सेल में, और ये आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है ये। ठीक है, तो इससे क्या है कि मतलब मृत्यु वगैरह होना, ये सारी चीजें मतलब हार्ट अटैक वगैरह आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सिकल सेल है, ये दिवस मनाया जा रहा है। और इसके लिए पहले क्या है कि एक अभियान भी शुरू किया गया था, उसके बारे में भी बता रखा है। तो देखो पहली पहली बात है, देखो एक अच्छा वर्ड दिया हुआ है इसमें कि जेनेटिक काउंसलिंग है ना, आप शादी करने जा रहे हो तो उस टाइम पे ना पहले आप जेनेटिक काउंसलिंग करो, या फिर ना आप कुंडली की जगह ना सिकल सेल कार्ड है ना वो मिलाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। फिर जैसे सिकल सेल
विज्ञान क्या है, जैसे मतलब आरबीसी है वो गोल होती है, ठीक है, और डोनट कलर की होती है, मतलब गोल गोल। फिर नसों में आसानी से बहती रहती है लेकिन ऑक्सीजन भी ले जाती है ये। फिर उसके बाद में आरबीसी है तो कठोर और रस्सियां की तरह की हो जाती है ना, सिकल की तरह, तो आधे चांद के समान हो जाती है। टेढ़ी कोशिकाएं हैं तो उसके अंदर फंस के और खून और ऑक्सीजन का भाव को रोक देती है, बस यही चीजें हैं, ठीक है। फिर अब इस ये चीज क्या है कि जनजाति है तो पॉपुलेशन है तो उसके अंदर थोड़ा ज्यादा रहता है ये बीमारी, तो इसके लिए है ना इन्होंने एक अभियान वगैरह भी चलाया था। और अगला है आर्टिकल हमारा, ये साइंस है, सॉरी पर्यावरण का है, जीएस पेपर 3 के अंदर आ जाएगा। जैव विविधता के परिणाम स्वरूप क्या है कि एबीएस संरचना है तो उनके लाभार्थी हैं तो उनको प्राप्त हुए हैं काफी सारे पैसे, तो उससे संबंधित है। मैंने आपको ये पहले बता रखा है, 2 बार बता रखा है। एबीएस एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जैसे मतलब कोई लोकल लोग हैं तो उनके पास में कुछ ऐसा ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान है या फिर परंपरागत औषधियां वगैरह वहां पे हैं, तो उनका यदि यूज में लिया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब इसके अंदर चंदन के बारे में बता रखा है कि लाल चंदन के बारे में बता रखा है कि उसको सबसे ज्यादा है ना पैसे मिले हैं, तो उसका जो परंपरागत ज्ञान है ना उस क्षेत्र का, तो उन्हीं को है ना, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रीज वगैरह है तो उसका उपयोग लेना चाहती हैं, तो वो परंपरागत ज्ञान यदि जिनका है तो उनको भी है ना उसका बेनिफिट शेयरिंग दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये है ना एबीएस है, ये जो नगोया प्रोटोकॉल हुआ था उसके अंदर इसको किया गया था। ये मैंने आपको बता रखा है, अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लो बस है ना, और क्या हो सकता है। नगोया प्रोटोकॉल को आपको ध्यान में रखना है। तो जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं, ठीक है, ये बीएमसीज होती हैं, ये मतलब गांव में और क्षेत्रीय स्तर पे ना ये जैव प्रबंधन समितियां होती हैं। तो ये इसमें 200 अधिक ये किसानों को है ना इनको मिला है ये। फिर उसके बाद में मुख्य योगदानकर्ता कौन है, कि मतलब जो एबीएस है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसे किसको मिले हैं, ठीक है। तो ये है लाल चंदन को सबसे ज्यादा, कि लाल चंदन है। आपको पता है कि जैसे पूर्वी क्षेत्र के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर जो पूर्वी है क्षेत्र है, जैसे मतलब आंध्रा वाला रीजन हो गया ये है, तो यहाँ पे ना ये लाल चंदन होता है। फिर जैसे बीज क्षेत्र है तो इसको भी मिला है, और औषधि वगैरह ऐसे बनानी होती है तो इसको भी कुछ मिला है। तो ये सबसे ज्यादा 45% है लाल चंदन को मिला है, उसके बाद में है ना बीज वालों को मिला है, उसके बाद में आयुष क्षेत्र को। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ज्यादा, बाकी जो हमारा स्टेटिक पोर्शन है वही है, ठीक है। तो वितरण क्या है कि जैसे हाँ एक चीज और है, तो इसमें क्या है कि 85 से 90% है ना, जो मतलब एबीएस के तहत जितने पैसे मिलेंगे तो उसके तहत 85 से 90% है ना वो राज्य वाला जो जैव विविधता बोर्ड है उसको दिया जाएगा, उसी को ही पैसे दिए जाएंगे। और उसके बाद में न्याय संगत वितरण किया जाता है, कि सुनिश्चित करता है कि जैव विविधता वाले ये हैं, ठीक है। तो क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना ये देती है, और ये जैव विविधता नियम है उसके तहत है ना एनबीए है ये देती है, 85 से 90% है, तो ये संबंधित जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है उनको दिए जाते हैं एबीएस के पैसे, ठीक है। उसके बाद ये एक पैसा है वो कहाँ कहाँ यूज में ले सकती है, वो राज्य जैव विविधता बोर्ड है वो कहाँ कहाँ पैसे यूज में ले सकती है। तो इसमें है कि जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उनके प्राकृतिक आवास के लिए, ठीक है। दूसरा है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, उसको तैयार करने के लिए, जो मतलब जो आदिवासियों का है ना, जो मतलब स्थानीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो परंपरागत ज्ञान है तो उसका दस्तावेजीकरण के लिए, ऐसे मान सकते हो आप कि उसको अपडेट करने के लिए। फिर पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण वही हो गया कि रजिस्टर भी होता है, दस्तावेजीकरण करना औषधीय पौधों, पार्कों, कम्युनिटी जीन बैंक वगैरह बनाने के अंदर भी काम आता है। फिर आदिवासी समुदाय के लिए सतत आजीविका की पहल, ये सब कामों के अंदर ना इसका यूज में लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब नगोया प्रोटोकॉल है उसके बारे में मैं बता चुका हूं पहले भी, और कुनमिंग प्रोटोकॉल है इसके बारे में मैं बहुत पहले बता चुका हूं, 13 to 30 वाला यदि आपको याद है ये भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता है तो आप है ना जो आपका एनवायरमेंट वाला सेक्शन है उसके अंदर जाके देखना, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका जो लक्ष्य 13 है उसके तहत है ये, तो एसडीजी वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। अब थोड़ा लेट हो रहे हैं, जल्दी चलते हैं अपन। तो निर्भय चेतना अभियान है अगला, निर्भय चेतना अभियान है। तो ये जमीनी स्तर पर महिलाओं के जो लैंगिक समानता वगैरह के लिए जो पुरुषों को है ना, जो पुरुष प्रतिनिधि हैं तो उनको जागरूक बनाने के लिए ना निर्भय चेतना अभियान है, ये पंचायती राज मंत्रालय है इनके द्वारा शुरू किया गया है। ये आप जीएस पेपर 2 के अंदर वैसे स्पेशली कर सकते हो, और जीएस पेपर 3 के अंदर भी आ जाता है, वैसे महिला सशक्तिकरण मंडल और वो सारा पोर्शन है तो जीएस पेपर 2 के अंदर ही आएगा ज्यादातर ये चीजें, पंचायती राज वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, निर्भय चेतना है, तो ये अभियान शुरू किया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे पुरुष प्रतिनिधि हैं तो उनको महिलाओं के प्रति संवेदनशील कैसे रहा जा सके, बनाया जा सके, तो उसके लिए ना निर्भय चेतना अभियान है ये शुरू किया है। और इसमें क्या है देख लेते हैं हम। तो देखो पहली बात है ये ना निर्भय रहो रहो पहल है ना उसके अंतर्गत आता है, निर्भय रहो पहल है ये सरकार ने शुरू किया था, साल भर पहले का है ये, ठीक है। तो इसके तहत है ना पहली बात है निर्भय नेत्री, निर्भय चेतना जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक निर्भय दृष्टि, ये 3 अभियान है ये इसी के तहत आते हैं।
ठीक है, तो निर्भय नेत्री है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो महिला है ना, उनको ना क्षमता वर्धन वगैरह ये सब किया जाता है। निर्भय चेतना मैंने आपको बता दिया, और निर्भय दृष्टि है, तो ये क्या है कि जो गांव का जो एरिया है, कोई सेंसिटिव जगह है जहाँ पे ना महिलाओं की सुरक्षा सुरक्षा से संबंधित है ना ऐसी जगह है, तो वहां पे ना एक सीसीटीवी वगैरह, कैमरे वगैरह इस तरीके से ना पब्लिक प्लेस से ऐसे लगा दिए जाते हैं, उससे क्या है सुरक्षा रहे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि निर्भय निधि है, निर्भया फंड है, उसके अंतर्गत है ना ये राष्ट्रीय पहल है, ये जरूरी है। निर्भया फंड आपको पता है कि नॉन लैप्सेबल है, जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसके बाद में ना निर्भया फंड बनाया गया था, और ये नॉन लैप्सेबल है कि ये ना 1000 करोड़ का बनाया था, और हर साल है ना उसके अंदर जैसे मतलब पैसे जुड़ते रहते हैं यदि आपने यूज भी नहीं लिए हैं। तो ऐसे भी न्यूज आई थी कि निर्भया फंड के अंदर बहुत सारा पैसा है, तो वो है ना यूज ही नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, सरकार इतनी है ना इनकॉम्पिटेंट हो गई है। ठीक है, तो निर्भय रहो पहल है, इसका प्रमुख घटक हो गया, बस इतना ही है। अब पिछले 12 सालों के अंदर पेंशन सुधार के अंदर है ना बहुत सारे काम किए हैं, उससे संबंधित मेरे को एक चीज अच्छी लगी, जैसे ये फॉर्म 6A वगैरह, ई साइन इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें है ना ये दे रखी हैं। तो मेरे को एक दो चीज अच्छी लगी। एक तो भविष्य पोर्टल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अभी 2-4 दिन पहले क्वेश्चन भी के अंदर भी डाला था मैंने इसको, भविष्य पोर्टल को। ठीक है, तो ये क्या है कि पेंशन और पेंशन भोगी हैं, तो वो क्या है कि केंद्रीकृत है ना पेंशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या है कि आवेदन के लिए ना फॉर्म 6A इसको पेश कर दिया गया है, जो ई साइन के साथ में जोड़ दिया गया है, पेंशन सुविधाएं हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकें उसके लिए है ये। ठीक है, मान लो पूछ लिया जाए फॉर्म 6A है, तो पीसीएस के अंदर भी पूछ सकता है, यूपीएससी नहीं तो। ठीक है, तो ये सेंट्रल जो स्वास्थ्य योजना है, तो उसके साथ है ना इसको एकीकृत कर दिया गया है कि आपको है ना जैसे हेल्थ वगैरह के इशू है, तो उस टाइम पे पेंशन वगैरह है, तो उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है। सेवानिवृत्ति के पहले दिन से ही है ना चिकित्सा कवरेज सुनिश्चित कर देता है इसके अंदर। अब क्या है कि जैसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है ना, ये एक 2021 का असेसमेंट है, उसके अंदर ना इसको जो भविष्य पोर्टल है, इसको क्या है तीसरा स्थान पे रखा गया था। ठीक है, तो ये भविष्य पोर्टल से संबंधित वैसे था मेनली, तो और वैसे पेंशन से संबंधित है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये पीआईबी बैकग्राउंडर है, इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, पीएम किसान से संबंधित था, एक पेज के अंदर ये आ गया है। हर पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज बड़ी नहीं होती है, आज मैंने 2 डालनी है। तो इसमें क्या है कि 100%, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए पीएम किसान है, तो उसके अंदर 100% है वो केंद्र सरकार का ही है। दूसरा कि इसके अंदर 6,000 रुपए किसान को दिए जाते हैं, और वो 3 किस्तों के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, 2,000 की होती हैं, 3 किस्तें ना समान किस्तें होती हैं। इसके अंदर ई केवाईसी सत्यापन वगैरह ये करवाना जरूरी होता है, और सीधा है ना बैंक खातों के अंदर है ना आपका पैसा आएगा। उसके बाद में तकनीकी ढांचा इसके अंदर क्या है कि एक मोबाइल ऐप है किसान ई मित्रा। ठीक है, ये क्या है कि मतलब एआई आधारित है ना चैट बोट है एक तरीके से, और इसमें है ना इस योजना के साथ में डिजिटल स्तंभ है कि बताया जाएगा कि आपके पैसे वगैरह कब आएंगे, ये सब किसान ई मित्र है ये। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल के अंदर ना ये मतलब जो पीएम किसान है, तो इसको ना लॉन्च कर दिया गया था। और अब इसके अलावा है ना पश्चिम बंगाल के अंदर है ना कौन कौन सी कृषि पहले हैं वो भी है ना शुरू कर दी गई थी, वो है ना एक साथ में इसके अंदर दे रखी है। जैसे आपको पता है फसल बीमा योजना और जो भी एग्रीकल्चर स्कीम थी, तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट वहां बनी है, तो वो जो राज्य वगैरह का जो कोलेब्रेशन होता है 60-40 वाला, तो इन स्कीम के अंदर था, उनको भी है ना शामिल कर लिया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, धन धान्य एग्री स्टेक वगैरह ये सब। तो स्कीम तो हम बार बार बीच बीच में देखते ही रहते हैं। अब अगला ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है। ठीक है, पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज है, और जैसे 21 जून को था, तो ये 20 जून का आर्टिकल है। ठीक है, आज हम आपको बता रहा हूँ, बताया था मैंने 19 और 20, ये 2 दिन के आर्टिकल हैं, वही कर रहे हैं। और आपको जो पीडीएफ है ना वो आप पता होना चाहिए कि जो आपकी ऐप है तो उसके अंदर ही मिल जाएगी। ऐप के अंदर लेफ्ट साइड में 3 कॉर्नर के अंदर 3 वो डॉट या लाइनें हैं, वहां पे जाओगे तो फ्री मटेरियल लिखा हुआ है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो सिंधु और सरस्वती सभ्यता, पहली बात है कि ये ऐतिहासिक है ना पृष्ठभूमि क्या है कि ये क्या मतलब इंडस और सरस्वती जो सिविलाइजेशन है, तो वहां से है ना इसके जो बीज हैं वो हमें दिखते हैं कि योग है, तो वहां से शुरू हुआ था। योग का मतलब आपको पता है जोड़ना या फिर एक बद्ध करना। तो इसमें क्या है कि जैसे पतंजलि के योग सूत्र हैं, उसके माध्यम से है ना योग परंपराओं को दार्शनिक और वगैरह इस तरीके से है ना उसका संरचित तौर पे है ना मतलब स्ट्रक्चर है ना अच्छे से उस टाइम पे किया गया था। ठीक है, पतंजलि के योग सूत्र के माध्यम से। और यूनेस्को ने भी है ना इसको, वो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है मतलब ह्यूमैनिटी का, तो ये घोषित कर दिया था। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आपको पता है कि यूएन ने 2014 के अंदर ना हमने हमने प्रस्ताव पेश किया था, और पहला योग दिवस है वो 2015 के अंदर 21 जून को 2015 को मनाया गया था। और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता ही है कि मतलब जो कर्क रेखा पे सूर्य है वो 21 जून को सीधा चमकता है, सीधा आता है, मतलब 90 डिग्री पे रहता है, तो इसलिए 21 जून है, तो वो सबसे बड़ा दिन हो गया, सूर्य ज्यादा रहता है इसलिए। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2026 के अंदर। ठीक है, तो इसका आपको पता है कि इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
योगा फॉर हेल्दी एजिंग। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बता दिया है कि कोलकाता के अंदर होने जा रहा है मुख्य आयोजन, और शुरुआत इसका जो काउंटडाउन था वो खजुराहो से किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर उद्देश्य है, तो ये थीम है दुनिया भर में बढ़ रहे जो बुजुर्गों की आबादी है, उनकी जीवन शैली है, उनकी जो बीमारियां हैं, उन सब से निपटने के लिए ना योग है वो बहुत अच्छे से सहयोग कर सकता है, इससे संबंधित ये है उद्देश्य इसका। तो रिकॉर्ड भी बनाया है, ये सब है, कुछ नहीं है गिनीज बुक वर्ल्ड में आया है, ये नहीं है काम का। तो देखो, एक है कॉमन योगा प्रोटोकॉल, जैसे मतलब आयुष मंत्रालय है ना, उन्होंने कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया है। तो इसके तहत क्या होता है कि जैसे मतलब जो योग है तो वो 45 मिनट है, तो उसके अंदर ध्यान प्राणायाम कौन कौन से योग हैं, तो वो कौन कौन से करने हैं, वो सारा एक स्ट्रक्चर तरीके से ना, वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं जो अच्छे अच्छे मतलब उसके अंदर यूएन के अंदर जितनी जितनी कंट्रीज हैं, तो उनकी जो 6 भाषाएं हैं मुख्य है, तो उनके अंदर ना ये प्रोटोकॉल है वो जारी किया जा चुका था। और जैसे 45 मिनट के अंदर ना योग अभ्यास में कौन कौन से को इस्तेमाल करना है वो सब। और अभी इसके अंदर ये भी दे रखा था कि 15 मिनट है, तो वो योग के लिए ना मतलब ध्यान वगैरह के लिए ये ना इस बार एडिशनली है 2026 के अंदर भी बढ़ा दिए गए हैं कि ये आप चाहो तो स्वैच्छिक है ये, कि 15 मिनट और बढ़ा सकते हो इसको। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं इसके अंदर है, ये प्रोटोकॉल ये मैंने बता दिया आपको। फिर योगा 365 पहल क्या है कि जैसे मतलब इसके अंदर 365 दिन है ना, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप है ना इसको योग को लेके आओ, इससे आपका स्वस्थ जीवन बना रहे, उसके लिए योगा 365 ये पहले आ चुका है अपना। फिर योगा फॉर एयर ट्रेवल, कि मतलब जो एयर ट्रेवल वाले लोग हैं तो उनके लिए भी योगा है, तो कौन कौन से योगा किए जा सकते हैं कि जिससे उनकी है ना मतलब ये जो जेट लैग वगैरह ऐसे परेशानी थकान अवसाद ऐसे ना हो, तो उसके लिए ये कौन कौन से योगा किए जा सकते हैं वो है। तो मोरारजी देसाई जो योग इंस्टीट्यूट है, तो उनके द्वारा है ना ये एयर योगा मतलब एयर ट्रेवल के लिए योगा वगैरह ये विकसित किया गया था। अब क्या है कि जैसे जो 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, तो उनके लिए ना कौन कौन सी चीजें मतलब की जा सकती हैं। 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, तो उनके लिए 10 योग प्रोटोकॉल है ये, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। जैसे मतलब मधुमेह उच्च रक्तचाप अस्थमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या, इनके समाधान के लिए ना वाई ब्रेक मतलब जो कर्मचारी हैं जो तनाव के अंदर रहते हैं तो उनके लिए योगा ब्रेक रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में योग संगम पोर्टल है, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि इसके अंदर काफी सारे संगठन वो समुदाय हैं वो सारे ना एकत्रित हो हुए हैं, और उन्होंने पंजीकरण कराया है इसके तहत कि ना उनके जो योगा के प्रति है ना उनकी भागीदारी है तो वो बढ़ सके, ठीक है। योग पार्क है, ये भी हम आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि योग पार्क बनाए हैं जो अलग अलग जगह है, जैसे आज के पार्क हैं तो उनको ना योग पार्क के अंदर बनाया जाएगा, और उसमें निजी क्षेत्र भी भागीदार होगा, चबूतरे वगैरह बनाने ये सब है ना उसके अंदर किए जाएंगे योगा वाले। फिर अभियान है कि मतलब 100 दिन 100 दिन 100 शहर और 100 संगठन है, इस अभियान ये शुरू किया गया कि मतलब 100 दिन तक ये चलेगा, 100 शहरों में जाएंगे और 100 संगठन है वो इसके अंदर शामिल होंगे। अब दशकीय आयोजन जैसे मतलब 2025 है, तो उस टाइम पे क्या है 10 साल पूरे हुए थे योगा के, 2015 से 2025 के 10 साल पूरे हुए थे, तो उस टाइम पे क्या है कि हरित योग और योग संगम जैसे कार्यक्रम है ना उस टाइम पे किए गए थे। ये पुराने जो करंट है वो भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि ये इसके अंदर दे रखा है पीआईबी बैकग्राउंडर में ही, हरित योग है और योग संगम है जैसे कार्यक्रम शामिल थे। और पिछली बार की ना इसके अंदर थीम भी दे रखी है इन्होंने, और मुख्य आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था, इस बार वाला कोलकाता में है, पिछली बार वाला विशाखापट्टनम पट्टनम था, ठीक है। तो 2 गिनीज बुक वाले रिकॉर्ड वगैरह भी थे इसमें, कि सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार एक साथ में करना, सबसे बड़ी योग क्लास है तो वो हुई थी उस टाइम पे। तो अब देखो इसमें, और उस टाइम की थीम भी इसमें लिखी हुई थी, हाँ, वन अर्थ वन हेल्थ, योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी लास्ट वाली 2025 वाले की। अब देखो जैसे ये 10 सिग्नेचर इवेंट थे ना, पहले योग संगम हो गया, फिर योग बंधन है, योग पार्क है, योग समावेश है, योग कनेक्ट है, हरित योग है, योग अनप्लग्ड है, योग महाकुंभ है, फिर सम योग है, ये सब है ना इसके अंदर 2025 वाला था ना, इसके लिए थे ये। और इस बार भी दे रखे हैं, तो ये एक बार आप है ना इसके थ्रू, इसके है ना गो थ्रू जरूर होना एक बार, कि जो है ना क्या क्या काम आ सकते आए थे ये उससे संबंधित है। और ये पीछे वाली थीम दे रखी है तो मैंने पेज भरने के लिए दिया है, वैसे नहीं है, आपको नहीं देखना, ठीक है। हर साल की थीम है ये, कौन कौन सी थीम के ऊपर दिया है, योगा फॉर हार्ट है, हेल्थ है, पीस है, सब चीज़ों के लिए। ये आर्टिकल है, ये दिल्ली एनसीआर के अंदर क्या है कि जो पुराने ट्रक हैं तो उनको बदलने के लिए, जैसे मतलब पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा रहता था, तो उसकी वजह से क्या है पुराने ट्रकों के अंदर बसों के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं वो, तो क्या है कि नए ट्रक लेंगे तो उसके बदले क्या है छूट वगैरह प्रदान की जाती है, तो उसके अंदर ये महिंद्रा ग्रुप है तो ये भी आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। और इस स्कीम का नाम है मूल उपकरण निर्माता योजना,
ठीक है, ये 19 तारीख का ये आर्टिकल, वैसे तो 20 वाले बीच में मैंने करवा लिए थे, ये छोटे छोटे आर्टिकल है इसलिए लास्ट में डाल दिए इनको। तो इसमें क्या है कि जो एक्स शोरूम है मूल्य पे 8% की तो छूट दी जाती है, कि मतलब शोरूम से बाहर निकलोगे तो 8% की छूट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर उसके बाद में क्या है कि 8% की छूट के अलावा केंद्र सरकार क्या है कि 5 साल तक है ना 5% ब्याज सब्सिडी भी देती है, एक ये चीज है। और प्रति महीने निश्चित है ना मासिक ईंधन वाउचर भी प्रदान करती है, कि मासिक आप है ना इतना ईंधन है तो वो ले सकते हो। इस योजना के अंदर जो राज्य सरकारें हैं उनके लाभार्थियों को 10 साल तक है ना मोटर वाहन कर के अंदर 100% की छूट मिलती है। ये कीवर्ड है, ये आप ध्यान रखोगे। बाकी ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप है ना एक बार इसको इसके है ना गो थ्रू होना है आपको। ठीक है, देखो ये आर्टिकल है, ये संथाली जेरा और हो जेरा इससे संबंधित है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति जी हैं, तो दोनों क्या है कि यहाँ पे उड़ीसा के अंदर गए हैं। उड़ीसा के अंदर ये मयूरभंज जिला है शायद, उसके अंदर पहाड़पुर जगह है, तो वहां पे गए हैं। और उन्होंने ये पवित्र उपवन है जिनको हम कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं, तो वो है ये। और वहां पे क्या होता है कि जैसे प्रकृति है तो उसको है ना देवी देवता की तरह इस तरीके से पूजा जाता है। और वहां पे मतलब जो भी मतलब जंगलों की कटाई वगैरह या फिर ना वन्य जीवों का शिकार वगैरह ये सब नहीं किया जाता। तो पवित्र उपवन यही होते हैं, आपको पता है। तो ये एक तरीके से पवित्र उपवन है, ठीक है, इसलिए मेरे को दिखा अलग से तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखो ये आर्टिकल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इनसे संबंधित है। पहली बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 20 जून को। ठीक है, और इनकी भी है ना 125वीं शायद ये बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये मनाई जा रही है। तो इनसे संबंधित आपको ना पता होना चाहिए, आप गूगल करके देखोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। मतलब आप यदि कंसिस्टेंसी रखना चाह रहे हो तो इसलिए ना आपको याद रहना चाहिए कि ये चीजें आई थी। और ये प्री के अंदर मेंस के अंदर कहीं भी पूछा जा सकता है। जैसे मतलब पिछले साल मैंने देखा कि ज्योतिबा फुले है, तो उनके बारे में है ना एक मूवी आई थी, ठीक है, और मूवी आते ही है ना सीधा मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे ही है ना इनको आपको पता होना चाहिए कि इनके बारे में और क्या क्या चीजें है ना उनको कलेक्ट करना है ना। ये आप थोड़ा सा है ना खुद से होमवर्क करना आप, ठीक है, गूगल पे, एआई पे, कहीं पे भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये कोलकाता की ऐतिहासिक, मतलब पहली बात तो ये है कि कोलकाता के अंदर होने वाला है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और वृद्धावस्था के लिए, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए ये हो गई, ये भी हो गया। ठीक है, आयुष मंत्रालय के नागरिकों को मनाए जाने वाले 12वें, ठीक है, ये सारी चीजें वो सेम ही है। 100 प्रतिष्ठित स्थल है तो यहाँ पे जाया जाएगा, वही है। ये गलती से डाल दिया मैंने, वो योगा वाला जो था वो मैंने बाद में डाला था, इंक्लूड किया था तो इसलिए ना इसको, ये सेम ही है। बाकी देखो ये क्या है कि ये मतलब अभी जो हमने 2-3 दिनों में आर्टिकल पढ़े थे तो उनका अपडेट है ना अभी इन 2 दिनों के अंदर आया। 19 और 20 के अंदर जो आर्टिकल है उनके अंदर अपडेट था कि मतलब जैसे एक तो प्रधानमंत्री विकसित भारत ये रोजगार योजना थी, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब 1 अगस्त से लागू हुई थी, मतलब उसमें थोड़े फैक्ट है ना वो कम दे रखे थे और ये इसके अंदर वापस ज्यादा दिए हैं। जो ये 19 तारीख का है शायद ये आर्टिकल। तो इसमें क्या है कि भाग ए 2 भाग के अंदर है। भाग ए है तो उसके अंदर तो कर्मचारियों को दिया जाता है, तो उसके अंदर कर्मचारी हैं तो उनको 1 महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन दिया जाता है। पहली बात तो ये 1 लाख तक है ना होना चाहिए, इनकी जो मासिक वेतन है तो 1 लाख तक होना चाहिए। ईपीएफओ में ये पंजीकृत होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में कर्मचारी है तो 1 महीने के वेतन के बराबर है ना इनको प्रोत्साहन दिया दिया जाता है, और वो भी कितना, ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए, अधिकतम 15,000, ठीक है। और वो भी कितना, 2 किस्तों के अंदर। ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं ये दे रखे हैं इसके अंदर, वो पहले नहीं थे, पिछले आर्टिकल में नहीं थे। और और ये भाग बी है, तो भाग बी है, इसके तहत क्या है कि रोजगार जो सृजित करने वाले जो नियोक्ता हैं उनके लिए क्या होगा कि 2 साल की अवधि के लिए ना अतिरिक्त कर्मचारी उनको लिए, हर एक कर्मचारी के लिए ना 3,000 रुपए प्रति माह ये सरकार देगी प्रोत्साहन, ठीक है। उसके बाद में जो विनिर्माण क्षेत्र वाले हैं तो इनके लिए अतिरिक्त 2 साल और है, 2 साल एक्स्ट्रा और दे दिया इनके लिए, ये हो गया। उसके बाद में तो ये तो हो गया विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। फिर और ये है निक्सी, निक्सी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या है कि मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बताया था। इसमें क्या है, डॉट इन और डॉट भारत, ये कंट्री कोड है ना, ये डोमेन आते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना। मैंने सिर्फ डॉट इन ही बताया था, जो वापस एक बार एक और न्यूज आई है उसके अंदर बता रखा है डॉट इन और डॉट भारत, ये दो हैं डोमेन। उसके बाद में ये ब्रिक्स देशों के, ये ब्रिक्स एमएसएमई फोरम है 2026, ये हुआ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि आगरा के अंदर हो रही है, ये पीसीएस के लिए आप देख सकते हो, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले मैंने आंसर आपको बता ही दिए हैं, और इसके ये आप देखना, इनको सॉल्व करना। 2 क्वेश्चन है मेंस के, मेंस के भी 2 हैं, प्री के भी 2 हैं, ठीक है।
और आप ऐप के ऊपर जाके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपको सेक्शन लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिख जाएगा, जो मतलब फ्री मटेरियल है उसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो आप 3 डॉट हैं उसको क्लिक करोगे ना, वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने बीच में भी आपको बता दिया, अभी लास्ट में भी बता रहा हूँ। ठीक है, आज सेशन खत्म करते हैं यहीं पे ही। थैंक यू।